नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम में अपना जो सिद्धांत चल रहा था वो चल रहा था पावलोव का सिद्धांत। किसका सिद्धांत चल रहा था? पावलोव का सिद्धांत। क्या था? अधिगम। अधिगम, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या मतलब होता है? सीखना। अपने ए कर लिया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये कर चुके थे अपने। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको थोड़ा याद रहे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको अपने कर लिया। इसने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसके बारे में कि ये मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। मंदबुद्धि बालकों या गणित है, विज्ञान विषय, इनके लिए उपयोगी था। इस सिद्धांत को अपने कर चुके हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से करवा चुका हूं। ये तो मैं थोड़ा सा आपको इस सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं कि जिससे थोड़ा बहुत आपको पता रहे अधिगम के सिद्धांतों में। और अब अपने बात करेंगे पावलोव। सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लासिकल अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत देते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें क्या था? पहले इसके उपनाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा मैं आपको पूर्व ज्ञान करवा देता हूं। पावलोव का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, इनके बारे में, ये इनके उपनाम है। तो देखो, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत लिखता हूं, या जैसे क्लासिक चल रहा है तो एक क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले इनमें अगर महत्वपूर्ण चीज है, इसके अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है वो है इसके उपनाम। अपने को ये तो रटके ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, और चीज याद रहे ना रहे इतना ज्यादा नहीं। उपनाम कई बार पूछे जा चुके हैं, उनमें से एक गलत देगा, 3 सही होंगे। तो पहला आपको ध्यान रखें, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, एक तो इसको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? इसका नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी इसे कहते हैं। बात समझ में आई? आगे अगर मैं बात करूं, इसी सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, इसका ये भी नाम है। ध्यान रखना इन चीजों का। बात समझ में आई? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, इनके बारे में डिटेल मैं करवा चुका हूं, पर एक बार आपका इनका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस सिद्धांत का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित
अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। सहज अनुबंधन सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। बात समझ में आई? संबंध सिद्धांत भी कहते हैं इन्हें, का सिद्धांत, ये इसके उपनाम है। ये क्या है? इसके उपनाम है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और सहज अनुबंधन का सिद्धांत और सहबंध का सिद्धांत। ये आपको महत्वपूर्ण चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि पावलोव का हो क्लासिकल अनुबंधन ही सिद्धांत आपसे पूछे, वो आपसे शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में भी पूछ सकता है देके, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत देके भी पूछ सकता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत देके भी पूछ सकता है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत देकर भी पूछ सकता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत देकर भी पूछ सकता है और सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ये इसी के उपनाम है। ये पावलोव के ही सिद्धांत के क्या है? उपनाम है। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है वो क्लासिकल सिद्धांत ही दे, वहां पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दे सकता है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दे सकता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी दे सकता है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दे सकता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी दे सकता है, सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी दे सकता है और सहबंध का सिद्धांत भी दे सकता है। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में। ये इसी के ही उपनाम है। किसके? पावलोव के सिद्धांत के क्या है? ये उपनाम है। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये पावलोव के सिद्धांत का पहला इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है सबसे पहला। क्यों कि कथन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है ये कि कौन सा कथन है। एक इसमें देके आगे पावलोव लिख देगा, एक उद्दीपन अनुक्रिया, दो सिद्धांत और दे देगा और एक सिद्धांत ही पूछेगा कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन है गलत है। उसमें एक सिद्धांत ऐसा होगा जो उस मनोवैज्ञानिक का नहीं होगा। तो इनमें आप जरूरी नहीं है वो कथन के रूप में क्लासिकल के बाद वो शास्त्रीय भी पावलोव को दे सकता है, संबंध के रूप में पावलोव दे सकता है, प्राचीन अनुबंधन पावलोव के रूप में दे सकता है, परंपरागत पावलोव के रूप में दे सकता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का दे सकता है, सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी किसके रूप में दे सकता है? पावलोव के रूप में दे सकता है। तो वहां किसी प्रकार का क्या नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, अन्यथा आपको याद होते हुए भी आप इस सिद्धांत को क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। क्योंकि आपके दिमाग में एक ही सिद्धांत रहेगा, क्लासिकल सिद्धांत। वहां क्लासिकल सिद्धांत न देकर वो क्या दे देगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये किसका है? पावलोव का ही है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी किसका है? पावलोव का है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी किसका है? पावलोव का है। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी किसका है? पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी पावलोव का है और सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी किसका है? पावलोव का। ये चीजें कर चुके थे पर आपको इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस सिद्धांत के ये अन्य उपनाम भी हैं। ये आपका पहला प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट बनता है। किसके सिद्धांत में? पावलोव के सिद्धांत में। आई बात हम अब करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब अगर बात आगे करूं तो अब अगर आगे बात करूं तो देखो, अपने पावलोव के सिद्धांत में पीछे कर चुके थे। पावलोव के सिद्धांत में पहले अपने कर चुके थे कि पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। किस पे प्रयोग किया था? और एक भोजन
भोजन रखा था, और एक लार थी, लार, ठीक है, और एक थी घंटी। इनके बारे में था देखो, और ये थी ग्रंथि जिसका ऑपरेशन करता है। ये क्या थी? ग्रंथि थी, जिसका वो क्या है, और पोरोटिक ग्रंथि थी, ठीक है। इनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो देखो, पहले अनुबंधन के रूप में क्या करता है पावलोव, यह बता चुके कि वो, कि उसे पता था कि भोजन और घंटी में क्या करता है, अनुबंधन करता है। क्या करता है? अनुबंधन। और उसने सहज क्रिया के रूप में क्या रखा? लार को। सहज के रूप में क्या रखा? लार। अब उसने किया कि जब भी कुत्ते को भोजन देना है, कुत्ते को भोजन देना है, तो वो क्या बजाता था? पहले घंटी। क्या बजा देता था? घंटी बजा देता था। अब क्या है, उसका अनुबंधन किस पे कर दिया? अब कुत्ते को यह पता लगने लग गया कि भोजन कब मिलेगा। भोजन कब मिलेगा? कि जब घंटी बजेगी। यह क्रिया उसने बार बार की, अनुक्रिया। यह अनुक्रिया पावलोव ने क्या की? बार बार की। तो उसको क्या हो गया? अनुबंधन हो गया घंटी पर। क्या हो गया? अनुबंधन किस पे हुआ? घंटी पर। और अनुबंधन के बाद उसने क्या किया? किसी भी घंटी बजा दी, भोजन नहीं दिया, तो भी उसके मुंह में क्या आने लग गई? लार आने लगी। और यही क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बारे में अपने, मैंने ये शॉर्टकट में बताया है और इसके अपने विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो देखो, अब सबसे पहले पावलोव ने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर। भोजन है, लार है, घंटी है, ये चीजें हैं। ये चीजें किसके सिद्धांत में है? पावलोव। किसके सिद्धांत में है? पावलोव के सिद्धांत में है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ये चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, भोजन का, कुत्ते का, लार का और घंटी का। ये चीजें किसके सिद्धांत में है? पावलोव के सिद्धांत में है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसमें आगे। देखो, देखते हैं आगे। देखो, जो पावलोव थे, एक शरीर शास्त्री थे, शारीरिक शास्त्री थे। इसके बारे में चर्चा की कि पावलोव वास्तव में, पावलोव वास्तव में, पावलोव वास्तव में एक शरीर शास्त्री थे। शास्त्री कौन थे? शारीरिक शास्त्री या शरीर शास्त्री था, ठीक। इनके प्रयोग के आधार पर दो अनुक्रियाएं हुई। इनके प्रयोग में, इनके जो प्रयोग किया उसमें, उन्होंने अपने प्रयोग में, इनके प्रयोग में पावलोव ने पावलोव ने अपने प्रयोग, अपने प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया। अनुक्रिया को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में विभाजित किया था। कि पावलोव की जो अनुक्रियाएं थी वो कितने भागों में? दो। पावलोव कहता है कि दो अनुक्रियाएं होती हैं प्राणी के अंदर। कितनी? दो। कौन कौन सी? एक होती है स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया।
और एक होती है अस्वाभाविक। एक अनुक्रिया, स्वाभाविक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो देखो, अस्वाभाविक और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? कि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जन्मजात, क्या होती है? जन्मजात। और अस्वाभाविक क्रिया होती है अर्जित। कैसी होती है? अर्जित होती है, जिसे अपने ग्रहण करते हैं, या इसे मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। बात समझ में? स्वाभाविक अनुक्रियाएं और अस्वाभाविक अनुक्रियाएं, अब इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे विस्तार से। स्वाभाविक अनुक्रियाएं कौन क्यों होती है, कैसे होती है, और अस्वाभाविक अनुक्रियाएं कैसी होती हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। कौन सी क्रिया देखेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। कौन सी? स्वाभाविक अनुक्रिया। देखो, स्वाभाविक अनुक्रिया में सबसे पहले स्वाभाविक अनुक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होती हैं? अर्जित होती हैं, जन्मजात होती हैं, सॉरी। कैसी होती हैं? जन्मजात। अब देखो ये कैसी होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो देखो, जैसे प्राणी का शरीर है, प्राणी का शरीर है, जैसे अपने मानव ही ले लो। कुछ चीजें जन्मजात होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद। ये चीजें अर्जित नहीं होती हैं, ये जन्मजात ही होती हैं। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये चीजें कैसी हैं? जन्मजात है। ये चीजें होनी होनी है, शरीर को भूख लगनी लगनी है, चाहे कुछ ही कर लो, प्यास लगनी लगनी है, और नींद आनी आनी है। ये चीजें कैसी हैं? जन्मजात चीजें। कैसी चीजें? जन्मजात है। अब जैसे भूख लगी है, तो अपना अनुबंधन किसके साथ होगा? भोजन के साथ होगा। किसके साथ होगा? भोजन के साथ होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर अपने को प्यास लगी है, क्या लगी है? प्यास लगी है, तो अपना अनुबंधन किसके साथ होगा? बताओ। पानी के साथ होगा। किसके साथ होगा? पानी के साथ होगा या नहीं? अगर नींद आ रही है तो सोना ही पड़ेगा अपने। क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। ये सोने के साथ अनुबंधन होगा नींद का, आराम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? ये स्वाभाविक उद्दीपक है कि ये जन्मजात हैं, ये अपने इनको किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ग्रहण नहीं कर सकते इन चीजों को। ये क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात। तो जन्मजात, अगर स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में बात करूं, कौन सी है? भूख है, प्यास है, नींद है, ये कैसी हैं? जन्मजात है। कैसी हैं? जन्मजात। तो अब समझ में आ गई, अगर आप जन्मजात के रूप में ध्यान रखो तो प्यास, भूख और नींद, ये ध्यान रखना। ये कैसे उद्दीपक हैं? स्वाभाविक हैं। कैसे हैं? स्वाभाविक। अब इसको अगर भोजन के रूप में लो तो भी स्वाभाविक है, पानी के रूप में लो तो भी स्वाभाविक है, और सोना भी क्या है? स्वाभाविक। तो ये जो उद्दीपक हैं, ये कैसे हैं? ये जन्मजात हैं, अर्जित नहीं। इनको अपने कहीं से भी अर्जित नहीं कर सकते। इन चीजों को अपने कहीं से क्या नहीं कर सकते? अर्जित नहीं कर सकते। अब बात समझ में आई? स्वाभाविक अनुक्रिया जन्मजात क्यों है? इसके कारण है कि ये चीजें अपने क्या नहीं कर सकते? ग्रहण नहीं कर सकते। ये क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं।
ये अनुक्रियाएं कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, न कि किसी से अर्जित की जाती है। बात समझ में आई? अब ये स्वाभाविक अनुक्रिया क्यों है? क्योंकि ये कैसी क्रिया है? ये जन्मजात है, ये गॉड गिफ्ट है। कैसी है? गॉड गिफ्ट है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं 2 नंबर की, अस्वाभाविक। दूसरा क्या है? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक उद्दीपक। उद्दीपक, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होते हैं? अर्जित है। कैसी है? अर्जित। ये कैसे हैं? अर्जित है। ये ग्रहण किए हुए हैं। कैसे हैं? ग्रहण किए हुए। कैसे? जैसे देखो, मैं पावलों के सिद्धांत में आता हूं। अब उसने क्या किया था? घंटी है, ये कैसा है? अर्जित है। ये गॉड गिफ्ट थोड़ी है। घंटी गॉड गिफ्ट थी क्या? नहीं थी ना। जैसे उदाहरण के लिए पिंजरा था, थॉर्नडाइक ने पिंजरा लिया था। पिंजरा था ना जिसको बिल्ली को कैद किया था, ये भी क्या थी? अर्जित है। क्यों? और एक बात ध्यान रखना, जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव के द्वारा निर्मित हो या मानव ने प्रयोग के आधार पर प्रयोग किया है, प्रयोग किया है, तो वो कैसे होंगे? वो अर्जित होते हैं। वो कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं। कैसे होंगे? अर्जित। जिसको मानव अपने प्रयोग के लिए प्रयोग करता है। इसको आप इस प्रकार भी देख सकते हो कि मानव अपने प्रयोग के लिए प्रयोग करता है, वो कैसे होंगे? अर्जित होंगे। कैसे होंगे? अर्जित होंगे, क्योंकि वो मानव द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर की देन नहीं है वो क्या नहीं है? वो ईश्वर की देन नहीं है, वो अर्जित नहीं है, जन्मजात नहीं है। अब घंटी, घंटी को जन्मजात थी क्या? पिंजरा को जन्मजात था क्या? नहीं, वो तो बाद में प्रयोग के लिए प्रयोग किया गया है, इसको समझाने के लिए प्रयोग में लाए गए वो चीजें। अब बात समझ में? अस्वाभाविक कौन से होते हैं और स्वाभाविक कौन से होते हैं? बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। ये दोनों बता दिए। अब बात करते हैं आगे, पावलोव क्या कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में। अब देखो आगे, अगर मैं बात पावलोव का प्रयोग में, पावलोव के प्रयोग में, पावलोव के प्रयोग में, पावलोव के प्रयोग में मुख में लार से संबंधित है। मुख में लार से संबंधित है। मुख लार से संबंधित है। ये अपने पढ़ चुके हैं ना? संबंधित है। किससे है? लार। मुंह में क्या नहीं लग जाती है? लार। पैराइड ग्रंथि के कारण वो ऑपरेशन कर देता है। इसलिए लार का संबंध कुछ बातों में स्पष्ट आवश्यक होता है कि मुंह में लार आना कुछ बातों को स्पष्ट करता है। मुख में लार आना, लार आना कुछ बातों को स्पष्ट करता है। कुछ बातों को स्पष्ट करता है। क्या करता है? कुछ बातों को क्या करता है? वो स्पष्ट करता है। किस प्रकार करता है इसके बारे में अपने जाने कि देखो सबसे पहले देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो
ये एक जाल बनाया था पावलोव ने, और यहां पर कुत्ते को खड़ा दिया। ठीक है, यहां पे कुत्ते को खड़ा दिया, ये कुत्ते, और यहां ऑपरेशन करके एक नाली के द्वारा यहां पे एक बॉक्स सेट कर दिया। अब यहां पे उसको भोजन, यहां पे ऊपर घंटी है। ठीक है, अब जैसे ही घंटी बजती है तो यहां पे उसको पता है, जैसे यहां पे क्या आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, भोजन आ जाएगा। ठीक है, ये घंटी है। अब कई बार पावलोव ने प्रयोग किया, बार बार क्या किया, प्रयोग किया, घंटी बजाई भोजन आ गया, घंटी बजाई भोजन आ गया। तो अब बार बार ऐसा करने से अब जैसे ही उसने घंटी बजाता तो कुत्ते के मुंह में क्या आने लग जाती, लार, और वो यहाँ के आके केंद्रित हो जाती, और पावलोव को पता लग जाता कि कुत्ते के मुंह में क्या आने लगी है, लार आने लगी, क्या आने लगी है, लार आने लग गई है। तो अब उसने ये अनुबंधन किया किस पे, घंटी के साथ भोजन का क्या कर दिया, अनुबंधन कर दिया, कि जैसे ही घंटी बजी भोजन आया, कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। और ये उसने, अब ये लार आना क्या है, ये जन्मजात है, ये क्रिया कैसी है, जन्मजात प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया। लार आना कैसी है, ये जन्मजात प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है। ये कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको अपने क्या करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बनती हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे ये क्या कहना चाहते हैं कि मुख में भोजन रखने पर लार की ग्रंथियों में मुंह में लार छोड़ती है। क्या कहता है, मुख में भोजन रखने पर, भोजन रखने पर, रखने पर ही लार की ग्रंथियां, लार की ग्रंथियां, लार की ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती है। नहीं, लार छोड़ती है। लार छोड़ती है, क्या करती है, लार छोड़ती है, क्योंकि ये जन्मजात प्रक्रिया है। जन्मजात जैविक क्रियाएं हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। जन्मजात प्रक्रियाएं, अनुक्रियाएं, जन्मजात जो अनुक्रियाएं है वो हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा होने वाली क्रिया है। बात समझ गई। इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक, अब क्या है, इसलिए क्या कहा गया, इसलिए भोजन को, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक, उद्दीपक कैसा, स्वाभाविक उद्दीपक, और लार आने, और लार आना, आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया है, क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। कि भोजन को देकर लार आना ये क्या है, ये स्वाभाविक है, ये जन्मजात प्रक्रिया है। कि भोजन को आप देखोगे तो आपके मुंह में लार आना स्वाभाविक है, ये कोई अर्जित प्रक्रिया नहीं है। ये क्या नहीं है, अर्जित प्रक्रिया नहीं है। ये कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है।
कि पावलो के प्रयोग में मुंह में लार आना संबंधित है, ये मैं बता चुका हूं। मुंह में लार आना कुछ बातों को क्या करती है, स्पष्ट करती है। जैसे मुंह में भोजन रखने पर लार की ग्रंथियों में लार को छोड़ती है, कि जैसे ही भोजन रखते हैं तो लार की ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं, लार छोड़ती हैं। ये कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। कैसी है, स्वाभाविक। जन्मजात अनुक्रिया हमेशा होने वाली क्रिया है, कि जन्मजात अनुक्रिया हमेशा होती रहती है, ये जन्मजात है, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक कहा गया और लार को क्या गया, स्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया है। ये किसके सिद्धांत में कहा गया है, पावलोव के सिद्धांत। किसके सिद्धांत में कहा गया है, पावलोव के सिद्धांत में कहा गया है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो इसमें तो अपनों ने स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया देखी। अब पावलोव के प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज आना, कि पावलोव का जो सिद्धांत है कि उसमें क्या है कि पावलोव ने अपने प्रयोग में पावलोव ने अपने प्रयोग में केवल घंटी की आवाज सुनकर प्रयोग के दौरान कि पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज करना, इसकी घंटी की आवाज करना प्रारंभ की। अब क्या हुआ कि पावलोव ने क्या किया, भोजन देते समय घंटी की आवाज को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अनेक बार ऐसा किया, अनेक बार ऐसा किया, और बाद में उसने केवल घंटी बजाना प्रारंभ की तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। क्या आने लगी, तो अब कुत्ते ने क्या किया, घंटी के साथ अपना अनुबंधन कर लिया। क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। किसके साथ, घंटी के साथ कर लिया। और घंटी कैसा है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है, अस्वाभाविक। ये बात कहना चाहता है, क्योंकि पहले तो क्या था कि भोजन को देकर लार आना, मैं बता देता हूं, भोजन को देकर क्या आना, लार आना। फिर उसने क्या किया, घंटी रख दी, और घंटी बजते ही मुंह में क्या आने लग गई, लार। ये तो क्या स्वाभाविक है, ये क्या चीज तो क्या थी, स्वाभाविक। और घंटी पर लार आना एक अस्वाभाविक था। अस्वाभाविक दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया करा दी। अस्वाभाविक अनुक्रिया के साथ क्या करवा दी, स्वाभाविक की अनुक्रिया करवा दी। कहने का मतलब ये हुआ कि उसने घंटी के साथ क्या कर दिया, अनुबंधन कर दिया। किसका, लार का। कैसे हुआ कि जब भी घंटी बजती तो क्या आ जाता था, भोजन आ जाता था। तो अब कुत्ते को यह समझ में आने लग गया
कि जब घंटी बजेगी तो क्या आएगी, लार, कहने का मतलब भोजन आएगी। तो घंटी बजते ही मुंह में क्या आने लग गई, लार। और फिर पावलोव ने ये किया कि घंटी तो बजाई पर उसको क्या नहीं रखा, भोजन नहीं रखा, तो उसके मुंह में से क्या आने लग गई, लार आने लग गई। ये क्या था, अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक का क्या करना, अनुबंधन करना। ये क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक का अनुबंधन करना। अनुक्रिया आएगी, सॉरी, अनुक्रिया के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया करवाना, अनुक्रिया करवाना। कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक की क्या करवाना, अनुक्रिया करवाना। बात समझ में आई, क्या करवाना, अनुबंधन करवाना। अब देखो आगे, अब देखो आगे कि ऐसा केवल उसने पाया कि घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। और पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते को घंटी की आवाज सुनकर भी क्या करेगा, अनुबंधन हो गया था। अब कुत्ते के मुंह में लार आना, अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हो रही थी, कि पहले जो अनुक्रिया हो रही थी। और क्या कहता है पावलोव, ये कहता है कुत्ते के मुंह में लार आना, मुख में लार आना, में लार आना अनुक्रिया स्वाभाविक जो उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हो रहा था। तो पहले तो क्या हो रहा था कि लार की जो अनुक्रिया हो रही थी वो किसके प्रति हो रही थी, भोजन के प्रति हो रही थी। पर बाद में क्या हुआ, और बार बार करने पर, बार बार करने पर यह अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी के प्रति होने लगी, प्रति होने लगी। किसके प्रति होने लगी, घंटी के प्रति होने लगी। ये चीज किसने बताई, पावलोव महोदय ने बताई। पावलोव महोदय ये कहना चाहते थे कि पहले तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या करवाई, अनुक्रिया करवाई, और फिर किसके प्रति होने लगी भाई, बार बार करने पर किसके प्रति होने लगी, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी होने लग गई। अब देखो पावलोव का सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत की उपनाम बताई, ये शारीरिक थी। पावलोव दो भागों में बांटा, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक रूप में। मुख में लार आना स्वाभाविक प्रक्रिया थी, स्वाभाविक जो जन्मजात है, जैसे भूख प्यास भोजन नींद है। अस्वाभाविक जैसे घंटी है वो अस्वाभाविक। इसमें कुछ बातों का स्पष्ट हुआ कि जो जन्मजात क्रिया है वो हमेशा होने वाली है, वो क्या होती रहती है, हमेशा होती रहती है। और मुख भोजन को देकर लार आना, यह स्वाभाविक अनुक्रिया है कि भोजन को देकर मुख में लार आना कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया। अब पावलोव ने क्या किया, सबसे पहले स्वाभाविक जो था, स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया थी। बाद में उसने क्या किया, उसको घंटी पर फिट कर दिया। घंटी क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक था, और जैसे ही घंटी बजती वैसे क्या आता, भोजन आता। तो बार बार करने पर और कुत्ते को ऐसा लगने लग गया कि ये जो अनुक्रिया हो रही है ये घंटी पे हो रही है। तो जैसे ही घंटी बजती
तो और जैसे ही भोजन आ जाता तो उसके मुंह में लार आने लगे। ऐसा बार बार करने पर पावलोव ने एक बार क्या किया, सीधी घंटी बजा दी और भोजन नहीं रखा तो मुख में क्या आ रही थी, लार आ रही थी। अब उसने घंटी और भोजन के साथ क्या कर लिया था, अनुबंध स्थापित कर लिया था। ये चीज पावलोव ने बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।